गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो जो हमने पार्ट नंबर 8 पढ़ा था उसमें हम ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है ना। और क्वेश्चन 10 तक हम सॉल्व कर चुके थे। कौन से क्वेश्चन जो हमको अभ्यास में दिए हुए थे वो क्वेश्चन। अब हमको जो प्रश्न सॉल्व करने हैं वो दिए हुए हैं हमको 11वें क्वेश्चन से, यानी चलिए, है ना। तो 11 क्वेश्चन से हमको सॉल्व करना था, तो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले जो 11 क्वेश्चन हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इस अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वियोजन अभिक्रिया कौन सी होती है? जिसमें एक पदार्थ दो पदार्थों में टूट रहा। और संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है? जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं। तो है तो दोनों ऑपोजिट, कैसे उसको बताने के लिए हमको यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो उत्पादों में चेंज हो जाता है, ये वियोजन अभिक्रिया थी। जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक कर्मक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के अपोजिट होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। जो सेकंड दिया हुआ है वो दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया हुआ है वो बोला है, उन वियोजन अभिक्रियाओं को एक एक समीकरण दीजिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। यानी वियोजन अभिक्रिया जब इन तीनों के प्रेजेंस में हो रही हो तो हमको उसका एग्जाम्पल देना है। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको ऊष्मा दी जाती है तो CO2 बनाता है। ऐसे जो H2O रहता है, जल रहता है, उसको क्या कर जाता है, विद्युत दी जाती है तो H2 और O2 में चेंज हो जाता है। ऐसे AgCl दे रखा है, उसको सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में दी जाती है तो क्या होता है 2Ag और Cl2 में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये ऊष्मा के प्रेजेंस में, ये विद्युत की और ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हो गया। तो इस तरह से हमने आंसर लिख लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमको, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। यानी विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे कैसे अलग होती है वो बताना है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या, जिसमें दो अभिकर्मक प्रेजेंट हो और एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक के को रिप्लेस कर रहा हो, तो जिसमें रिप्लेस सिर्फ एक बार हो। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जहाँ पर क्या होते हैं, दो अभिकारक है और एक का जो अभिकर्मक है दूसरे के अभिकर्मक को, दूसरे का अभिकर्मक पहले के अभिकर्मक को रिप्लेस कर रहा होता है। तो वो अभिक्रिया कौन सी थी? द्विविस्थापन थी। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण से पृथक करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण करता है। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, फेरस जो है कॉपर की जगह चला गया, फेरस सल्फेट और कॉपर बन गया। जबकि द्विविस्थापन में दो विस्थापन होंगे, तो यहाँ पे बेरियम जो है वो सोडियम की जगह, सोडियम जो है वो बेरियम की जगह आ गया। तो इस तरह से द्विविस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व कर लिया। जो नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमको क्वेश्चन, वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिल्वर के सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु का विस्थापन किया जाता है। इस अभिक्रिया को समझाइए। यानी सिल्वर नाइट्रेट से किसका शोधन करना है हमको? सिल्वर का करना है। उसके केस में किसका उपयोग किया जा रहा है? कॉपर का। तो ये रहा सिल्वर नाइट्रेट, ये रहा कॉपर, हमने रिएक्शन करवा दी तो ये क्या बन गया? कॉपर नाइट्रेट बन गया और सिल्वर जो है वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सिल्वर का शोधन कर सकते हैं। उसके बाद देखा अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या पढ़ी थी हमने कि जब दो अभिकर्मक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं तब उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। यानी जब अभिक्रिया हो रही हो और हमको जो पदार्थ है वो कहीं में प्राप्त हो रहा हो, ठोस में, तो वो क्या हो जाता है हमारा? वो क्रिया अवक्षेपित उसका अवक्षेपित हो जाती है वो, और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? अवक्षेपण कहलाती है। एग्जाम्पल दिया हुआ है हमको, सिल्वर नाइट्रेट जो है सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है, सोडियम क्लोराइड की जगह क्या बन रहा है हमारा? सिल्वर क्लोराइड बन रहा है और जो NaNO3 हो वो बाहर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए तथा प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। अपचयन और उपचयन को बताना था। तो उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। इसकी बेसिस पे हमको दो एग्जाम्पल देने को बोला था, तो हमने दो एग्जाम्पल्स भी दे दिए। ठीक है, पहला है कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, दूसरे में कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं। और जो अपचयन है उसमें क्या हो रहा है, जो हमने कॉपर ऑक्साइड बनाया है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके फिर से कॉपर में चेंज हो जाता है, और जिंक ऑक्साइड जो है उसकी क्लोरीन से कार्बन से रिएक्शन करने पर भी क्या हो जाता है? जिंक और कार्बन, यानी कि इसमें भी क्या हो जाता है? अपचयन अभिक्रिया होती है।
ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए। अब हमको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन दे रखा है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। X तत्व का नाम तथा उसके यौगिक का नाम लिखिए। तो X जो हो सकता है वो कॉपर हो सकता है, क्योंकि कॉपर को गर्म करने पर ये क्या हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो ब्लैक रंग का होता है। तो ये भी आंसर हो गया हमारा। उसके बाद दे रखा है, लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं? क्यों करते हैं लोहे की वस्तुओं को पेंट? संक्षारण की से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाते हैं, जिससे वह नमी के संपर्क में ना आए। आपने देखा होगा ना, घर पे हम दरवाजे वगैरह भी पेंट करते हैं, क्यों? क्योंकि जिससे उस पर जंग ना लगे, यानी उसका संक्षारण ना हो पाए। देन क्वेश्चन दे रखा है, तेल तथा वसायुक्त नाइट्रोजन को पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्यों करते हैं? जिससे क्या हो, उसका विकृत गंधी ना हो पाए वो, और जिससे वो जल्दी से ना चढ़ पाए, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। तेल तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु तथा ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर अपचयित होकर अपना स्वाद तथा गंध बदलकर विग्रंथि हो जाती है। यही हमने पढ़ा था, इसलिए क्या हो जाता है, इसको नाइट्रोजन के संपर्क में रखा जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो बोला है यहाँ पे, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो हमने संक्षारण और विकृत गंधिता दोनों को पढ़ा था, तो दोनों को के आंसर दिए हो हमको, और इनके एग्जाम्पल्स भी हमको पता है। तो इस तरह से हमने क्या करा, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसके जो अध्याय के क्वेश्चन है वो हमने वो भी कंप्लीट कर लिए। तो एक तरह से हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अगर इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। ठीक है, थैंक यू।